अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 6 पेज नंबर 194 टू 196 और उसके बाद पेज नंबर 199। बीच वाले पेजेस जो है वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए उनको हम नहीं देखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ब्लड के बारे में देख लिया, ह्यूमन हार्ट के बारे में देख लिया, उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आपको अब समझ आ गई होगी कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं। अब ब्लड जब मूव करता है आर्टरी से वेंट्रिकल में, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से बॉडी और लंग्स में जाता है। तो इसके बाद हमारी एक दिल की धड़कन, आप दिल की धड़कन एक वर्ड सुनते हैं, कभी आप दिल की धड़कन आपको फील नहीं होती तो आप अपनी कलाई पे हाथ रखते हैं, अंगूठा रखते हैं और अपनी नब्ज़ को चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे फ़ील हो जाता है कि मेरा ब्लड पंप हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले भी डॉक्टर हमारी नब्ज़ चेक करते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही। अब यहाँ पे हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन, इसके बारे में आज हमने देखना है, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, एट्रियस कहते हैं, और नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाती हैं। ठीक है, राइट राइट और लेफ़्ट। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जब हार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक है, तो जब उसके अंदर जैसे ही ब्लड उसके अंदर इंटर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि अब ब्लड को वो अपने आर्टरीज जो है वो एट्रियम बेसिकली अपने ब्लड को निकाल के भेज रही हैं वेंट्रिकल्स में। पहले जो एट्रियम है वो बिल्कुल रिलैक्स है। जब पल्मोनरी वेन उसके अंदर ब्लड को डालती है, वेना केवा जब ब्लड को इंटर करती है एट्रियम में तो वो रिलैक्सेशन होती है उसकी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लड इंटर उसके अंदर जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो ब्लड चला जाता है सारा वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व के थ्रू। ठीक है, और ये जो हार्ट बीट होती है बेसिकली ये कार्डिक जो साइकिल है, दिल जो है वो खून का एक चक्कर पूरा करता है, वो बनती है एक हार्ट बीट। कंप्लीट जो कार्डिक साइकिल है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल जब बिल्कुल रिलैक्स है, यानी कि उनके अंदर अभी खून मौजूद नहीं है, जब जैसे ही उनके अंदर खून जाएगा वेना केवा के ज़रिए जाएगा या पल्मोनरी वेन के ज़रिए, राइट में पल्मोनरी वेन के ज़रिए और लेफ्ट में वेना केवा के ज़रिए। एट्रियम में जब ब्लड जाता है तो वो कहलाती है कार्डिक डायस्टोल। लेकिन जैसे ही एट्रियम में ब्लड जाता है वो फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में। जब एट्रियम में ब्लड आता है तो वो कहलाता है कार्डिक डायस्टोल, और जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में इंटर होता है तो वो चीज़ क्या बन जाती है, एट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है कि आर्टरीज ने अपने आप को अब प्रेशर के जरिए क्या किया कि सारे का सारा ब्लड डाल दिया है वेंट्रिकल्स में। इसी तरह जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो राइट वाले वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा जाता है लंग्स में, ये बात आपको पता है, और लेफ़्ट वाले वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा जाता है पूरी बॉडी के अंदर एओर्टा के ज़रिए। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देखी थी, और अगर आपने कल का लेक्चर सुना है और आपको उसकी समझ आई है तो फिर आपको अच्छे से याद होगा कि कौन सा चैम्बर ब्लड को कौन से ऑर्गन में लेकर जाता है। राइट वाले जो चैम्बर्स हैं वो ब्लड को लंग्स में लेकर जाते हैं और लेफ़्ट वाले चैम्बर्स ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है इसमें आपको एक पल्मोनरी सर्किट दिखाया गया है, सिस्टमेटिक सर्किट आपने देखा था। जो लंग्स और हार्ट के बीच में सिस्टम चलता है ब्लड का वो पल्मोनरी सर्किट के ज़रिए होता है, और जो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाता है वो सिस्टमेटिक सर्किट होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज जो बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं और वेन्स जो बॉडी से वापस लेकर आती हैं। राइट एट्रियम देख लें, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेना केवा, ठीक है, एओर्टा, सिस्टमेटिक वेन्स, सिस्टमेटिक आर्टरीज, ये सारी की सारी बेसिकली क्या कर रही होती हैं, ब्लड को पंप कर रही होती हैं। अब यहाँ पे देखें तो दूसरा क्या आता है, जब अब जैसे ही आर्टरीज जो है वो पुश होती हैं और आर्टरी से चला जाता है सिस्टोल के जरिए ब्लड वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड ने अब जाना है एओर्टा में, क्योंकि उसने पूरी बॉडी के अंदर जाना है। तो जब ब्लड सारे का सारा वेंट्रिकल में इंटर हो जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और एक हार्ट बीट क्या होती है, इन वन हार्ट बीट डायस्टोल, यानी कि जब आर्टरीज में ब्लड आता है वो रहता है 0.4 सेकेंड, और जब आर्टरी से जाता है ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर तो वो लेता है अबाउट 0.1 सेकेंड, और जब वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आर्टरीज में ताकि पूरी बॉडी के अंदर चला जाए तो वो लेता है 0.3 सेकेंड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वॉल जो राइट एट्रियम के अंदर होते हैं, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर होते हैं ट्राई कस्पिड, और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में होते हैं बाई कस्पिड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सारे के सारे वॉल बंद हो जाते हैं। जब वॉल बंद होते हैं तो आवाज़ आती है लब,
इसी तरह जब वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स होता है और ब्लड चला जाता है फेमिल्यूनर वॉल्व्स के अंदर, यानी कि अब ब्लड जा रहा है आर्टरीज में, एओर्टा में, ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर जा सके। जैसे ही ब्लड इंटर होता है फेमिल्यूनर वॉल्व के अंदर तो वो बंद होते हैं किस आवाज़ के साथ? डब। तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है लब डब, जिसको हम बेसिकली स्टेथोस्कोप से देखते हैं दिल की धड़कन, यानी कि अब दिल धक धक कर है, जहाँ पे धक धक की आवाज़ आती है वो आपका ब्लड प्रेशर होता है कि हाँ अब इतने प्रेशर के साथ आपका ब्लड मूव कर रहा है। ऐसे ही चेक करते हैं ना हम ब्लड प्रेशर को भी। स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हार्ट बीट चेक की जाती है, ठीक है। तो हार्ट बीट हम इसी तरीके से चेक करते हैं कि जब पहली हमें आवाज़ आती है धक धक की, मीन कि अब यहाँ पे इतना प्रेशर था हमारे ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, तो ये होती है लब डब की आवाज़, जिसको हम धक धक कहते हैं, ठीक है। असल में ये क्या है? लब की आवाज़ हमारे पास कब आती है? जब वेंट्रिकल्स अपने वॉल, जब हार्ट के मेन जो अंदर के वॉल हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हैं, जब वो बंद होते हैं तो लब की आवाज़ आती है, और जब आर्टरीज और हार्ट के वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो बंद होते हैं तो डब की आवाज़ आती है। तो हार्ट बीट के बारे में आपको अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए। इसके बाद देखिए तो आता है हार्ट रेट और पल्स रेट। ये जो नब्ज़ हमारी चलती है, नब्ज़ बेसिकली किस तरीके से चल रही है, कितनी हमें हार्ट बीट फील होती है, ठीक है, ये हमने देखना है। हार्ट रेट जो है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी हार्ट बीट्स होती हैं वो क्या कहलाता है? हार्ट रेट। और एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज, जब नॉर्मल है बिल्कुल हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट क्या होता है? 70 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 70 दफ़ा हमारी जो है वो हार्ट बीट हम फील कर सकते हैं। इन मैन एट 75% इन व्यूमेन, ठीक है, पर मिनट। द हार्ट रेट फ्लक्चुएट्स अ लॉट डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज एक्टिविटी लेवल एंड स्ट्रेस लेवल। अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम करेंगे, बहुत एफर्ट वाला, मुशक्क़त वाला काम करेंगे, तो हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर तेज़ होगी, अगर वो 70 से ज़्यादा हार्ट बीट्स हमें फ़ील होती हैं तो फिर मीन कि हमारा हार्ट रेट भी ज़्यादा है। तो इसी तरह हमें हमारा ब्लड प्रेशर भी पता चलता है। तो आपने अगर आप स्ट्रेस में हैं तब भी अपनी हार्ट रेट को एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, हार्ट बीट को एक दफ़ा चेक करें। अपनी जो है वो थंब को रख के अपनी नस के ऊपर, अपनी कलाई के ऊपर, जहाँ से आपको लब डब की आवाज़ आती है, एक बार भी ये फीलिंग होती है तो आप चेक करें कि आपकी हार्ट बीट्स 1 मिनट के अंदर कितनी है, नॉर्मल है या एक्सीडिंग है, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि हार्ट रेट पल्स रेट का क्या कनेक्शन है हमारे हार्ट या लब डब के साथ। इसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का डिफरेंस। इसकी जो मेन सारे का सारा काम है पेज नंबर 197 और 198 पे, वो सारे का सारा आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है जो गवर्नमेंट ने दी है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारे पास 3 तरह की होती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है वो नालियाँ होती हैं जो खून को लेकर जाती हैं ब्लड से बॉडी की तरफ, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? खून को ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाना। ये बहुत थिक और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। इनकी 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। आर्टरीज जो है इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? टोटली हमारे पास 3 लेयर्स होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से एक बनी होती है, एक स्मूथ मसल से बनी होती है और एक जो है वो एंडोथेलियल सेल से मिलके बनी हुई होती है। और ये छोटी छोटी ब्रांचेस बनाते हैं जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। ये थिक और इलास्टिक में ये लचकदार होती हैं, ठीक है। इनके जो मसल्स होते हैं इनके साथ, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तभी ब्लड पंप होगा ना, वो थिक होती हैं। ब्लड प्रेशर इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है, और इनके अंदर कोई भी वॉल्व मौजूद नहीं होता। दूसरा आ जाती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, आर्टरीज की निस्बत बहुत नैरो होती हैं। इसमें जब मटेरियल एक्सचेंज करता है ये ब्लड और टिश्यूज़, ठीक है। 1 सेल थिक नॉन इलास्टिक, ये बिल्कुल इलास्टिक नहीं होती, बिल्कुल लचक नहीं होती। इनके अंदर एक ही लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर। ये डाइजेस्टिव फूड जो होती है, जो खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है जब वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है, गैसेस एक्सचेंज, ये सारे का सारा इसके ज़रिए होता है। इसमें कोई मसल्स मौजूद नहीं होते, ब्लड भी प्रेशर भी इसके अंदर नॉर्मल होता है, वॉल भी मौजूद नहीं होते। थर्ड आ जाता है वेन। ये जो है ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी से हार्ट की तरफ। ये थिन होती हैं और कम लचक होती है इनके अंदर। इनके मसल्स भी पतले होते हैं। इनका ब्लड प्रेशर इनके अंदर बहुत लो होता है। और इसके अलावा क्योंकि इनका मेन फंक्शन होता है कि इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना होता है बॉडी से हार्ट की तरफ, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर वॉल्व मौजूद होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट बॉडी की तरफ मूव ना कर सके। अगर वो एक दफ़ा हार्ट में चला गया तो वहाँ से दोबारा वापस मूव बैक ना कर सके।
तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ये आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th में आप यूनिट नंबर 2 के अंदर ये चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख के आए हैं और यकीनन आपको याद नहीं होंगी, लेकिन ये सारे के सारे का कंपैरिजन आ जाता है, जो कि आपको ये टेबल आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल के अंदर क्या बताया गया है। आर्टरीज कैसी होती हैं, इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाना, कैपिलरीज आर्टरीज की, और वेन्स की जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो गैसेस एक्सचेंज में मिनरल्स को, डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स को, इन सब को ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाना कैपिलरीज का काम है। और वेन्स का काम क्या है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उस ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेकर जाना किसका काम है, वेन्स का काम है। तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। पेज नंबर 199 पे ये टेबल मौजूद है। इसके बाद देखिए, तो ब्लड अब सर्कुलेट करता है, तो अब हार्ट से निकल गया ब्लड, ठीक है, अब वो चला गया आर्टरी में, लेकिन अब वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है, एक ही आर्टरी सारे पूरी बॉडी के अंदर लेकर जा सकती है ब्लड को? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी बाजू को भी देखिए तो उसमें आपको ऐसे ग्रीनिश ब्लूइश कलर की वेन्स नज़र आती हैं और बहुत सारी वेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी ऐसे स्केलेटन मौजूद होंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारी वेन्स मौजूद है। तो यहाँ पे देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि सर्कुलेशन कैसे होती है ब्लड की बॉडी के अंदर। तो दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी नॉलेज निकाली है, इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे, ये इनके नेम आपको आने चाहिए। ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के पाथवेज निकाले, और विलियम हार्वे ने क्या किया, डिस्कवर द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड द पाथवे ऑफ ब्लड इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। अब पहला आता है आर्टरियल सिस्टम, कि आर्टरीज कैसे अपना काम करती हैं। जो लार्ज पल्मोनरी ट्रंक है वो इमर्ज होती है राइट वेंट्रिकल से, जिसके अंदर क्या है, वो आर्टरी है जो डायरेक्ट लंग्स तक जाती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है और डिवाइड करती है खुद को राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, जो दोनों फेफड़ों के बीच में जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो एक बहुत बड़ी आर्टरी में दाखिल हो जाता है जिसको एओर्टा कहते हैं। अब एक एओर्टा तो पूरी बॉडी के अंदर नहीं सर्कुलेट कर सकती ना, उसने हेड में भी जाना है, उसने थोरेक्स रीजन में भी जाना है, उसने जो है वो एब्डोमेन में भी जाना है, फुट में भी जाना है, कहाँ कहाँ एक आर्टरी एक एओर्टा पूरा हो सकता है। तो उसने अपनी फर्दर कुछ ब्रांचेज होती हैं उसकी, इट एसेंडेंट्स एंड फॉर्म एओर्टिक आर्क, वो क्या बनाती है, सबसे पहले एक एओर्टिक आर्क बनाती है और ये आर्क जो है खुद को डिवाइड करती है, ठीक है। कर्व लेफ्ट एंड डिफेंडेंट्स इंफीरियरली इन द बॉडी फ्रॉम द अपर सर्फेस। अब एओर्टिक आर्क का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें से 3 आर्टरीज निकलती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं ऊपर वाले पोर्शन में, हमारे हेड में, शोल्डर में और हमारी आर्म्स में। और जैसे ही एओर्टा नीचे आता है थोरिक्स रीजन से होके, तो ये क्या बन जाता है, डोर्सल एओर्टा, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो एओर्टिक आर्ट एक ऊपर की तरफ ऊपर वाले पोर्शन में ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। दूसरी आ जाती है डोर्सल एओर्टा, यानी कि नीचे वाला सारा हिस्सा, ठीक है। डोर्सल में देखें तो इट गिव्स ऑफ मैनी ब्रांचेस एंड इंपॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड हियर। सेवरल इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं हमारी पसलियों तक। फेलिक आर्टरीज एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारे स्टमक तक, और हिपैटिक आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं हमारे लिवर तक। तो ये कुछ आर्टरीज के बारे में आपको बताया गया है कि कैसे एक एओर्टा खुद को ब्रांचेस में कन्वर्ट करता है, कैसे उसके में से एओर्टिक आर्क बनती है, कैसे डोर्सल एओर्टा बनता है, किस तरीके से वो इंटरकोस्टल आर्टरी, सेलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज बना रही है और कैसे ब्लड को पंप कर रही है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आर्ट्रियल सर्कुलेशन, आर्ट्रियल सिस्टम कि आर्टरीज किस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसी तरह पेज नंबर 201 पे आपके पास मौजूद है एक स्केलेटन जिसमें आपको सारी की सारी आर्टरीज और वेन्स के बारे में डायग्राम दिखाई गई है जो आप अपनी बुक से करेंगे। और इसके बाद जो है हमारे पास इसी का एक पोर्शन जो है वो आर्टरीज का पोर्शन जो आज हम कर रहे थे, इसी का एक पोर्शन हमारे पास रहता है जिसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में वेन्स के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक इसको अच्छे से पढ़ने और समझने की कोशिश करें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।